हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू MSc 12 की एक और कहानी टोबा टेक सिंह, जिसके लेखक हैं सर आदत हसन मंटो। ये 1955 में प्रकाशित हुई थी और ये एक लघु कथा है। ये भारत के विभाजन के समय लाहौर के एक पागलखाने के पागलों पर आधारित कथा है। इसके मुख्य पात्र हैं बिशन सिंह, जो बंटवारे के दंश को झेलते हुए दिखाई देते हैं। कहानी में दिखाया गया है कि बंटवारे के बाद बिशन सिंह उर्फ टोबा टेक सिंह को भारत में छोड़ने की बात कही जाती है। जब उन्हें ज्ञात होता है कि विभाजन में उनका गांव टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में शामिल हो गया है, यहीं से उनके जीवन की त्रासदी की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ध्यान आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी कि जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात उचित थी या अनुचित, फिर भी बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर पागल खाने के तबादलों के लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया। अच्छी तरह छानबीन हो गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बच्चे उनको सरहद पार रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान में से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोज़ बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़ी ही शैतान आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, उनमें ज़्यादातर तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ ले देकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वह फांसी के फंदे से बचे रहें। ये पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान हमें क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वह बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी वार्तालाप से वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर पाते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। यही वजह थी कि सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से विकृत नहीं हुआ था, सब बखेड़े गिरफ्तार थे और पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान का है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए वह हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे निरंतर तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसलों पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी देर बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि अब उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था, दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग, बाग की एक खास पगडंडी पर सारा दिन कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए गए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना उसने शुरू कर दिया। चिंयोट के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, अचानक यह आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगल में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग-अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर
हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी उस लड़की को नहीं भुला पाया था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहाँ उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड के 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा लगा। वह छुप छुप कर घंटों आपस में इस महत्वपूर्ण समस्या पर वार्तालाप करते रहते थे कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती को जहरमार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान में एक अजीबो गरीब शब्द सुनने में आते थे। ओपर दी गड़गड़ द ऑनेक्स द बेंदियाना दी मूंग की दाल ऑफ द लालटेन। बहुत ही अजीब से ये शब्द थे। वह ना दिन में सोता था ना रात को। पहरादारों का कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक पल के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में वार्तालाप होती थी तो वह गौर से सुनता था। उससे कोई पूछता कि क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपर दी गरगर दी ऑनेक्स दी बेंदियाना दी मूंग की दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह द टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली थी। उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, टोबा टेक्सिंग कहाँ है जहाँ का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम न था कि टोबा टेक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में। क्या पता था जो लाहौर आज पाकिस्तान है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रख के कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाएं। उस सिख पागल के केश छितरे हुए छोटे रह गए थे। चूंकि वह बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी ही भयानक हो गई थी। मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वह उसके बारे में कि टोबा टेक्सिंग में उसकी बहुत ज़मीन थी। उसका खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए थे और पाकिस्तान में दाखिल करा दिया गया, पागल खाने में दाखिल करा दिए गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पता करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो यह आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक्सिंग कहते थे। उसको यह कदापि मालूम नहीं था कि वह दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आने के करीब होते तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांचे वह एक दफ़ेदार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन लगाता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं किया करता था निकाल कर पहनता और यूं सच बनकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार वही शब्द दोहराता, ऊपर दी गड़गड़ द ऑनेक्स द बेगियाना दी मूंग की दाल ऑफ द लालटेन कह देता बस। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी जब वह अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते रहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है। जब उसे संतोषजनक जवाब ना मिला तो उसने कुरेद कर उसकी कुरेद दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अब वह मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो वह अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिन की आवाज़ भी बंद हो गई थी और जो उसके अपने दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उनके अपने आगमन की खबर दिया करती थी। कि जो उसके दिल से आवाज़ आती थी ना कि उसके अपने आने वाले हैं, तो वो दिल की आवाज़ उसकी बंद हो गई थी जो उसके अपने के आने के आगमन की खबर दिया करती थी।
उसकी बड़ी इच्छा थी कि जब वह लोग आए तो वैसे हमदर्दी प्रकट करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह आए तो वह उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वह उसे निसंदेह बता देंगे कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उनका ख्याल था कि वह टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उनकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने स्वभाव अनुसार कह लगाया और कहा, न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कोई मतबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा खुद मसरूफ़ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ओपर दी गड़गड़ दी अनेक्स द विज्ञाना दी मूंग की दाल ऑफ द वाहे गुरु जी द खालसा भाई गुरु जी की फतेह। शायद इसका मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो तो सिखों के खुदा होते तो मेरी बात जरूर सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक निगाह देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल सिंह ने रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश हो गया। फजल सिंह ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बदावत सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। 2 बुरी भैंसें वह छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई है, पर वह 6 दिन ही होके मर गई। और अब मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कहते हारत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं पाकिस्तान में। फैजल सिंह बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गरगर दी और नेक्स्ट दी बगियाना दी मूंग की दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुर फिट्टे मुँह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर उधर से आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी निश्चित हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू मुस्लिम पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के सुरक्षा दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुप्रिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों की लारियां से निकलना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर ही नहीं निकलते थे, मतलब कुछ पागल खाने तो पागल तो बाहर ही नहीं निकलते थे, और जो निकलने पर राजी होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वह इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वह उन्हें फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियाँ बक रहा था, कोई गा रहा था, कुछ आपस में झगड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, बिलख रहे थे, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों का बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद पागल जो समझ लेते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और बाघा के उस पार का संबंधित अफसर उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी बची साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तान सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊपर दी गड़गड़ दी और नेक्स्ट दी बगियाना दी मूंग की दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं आया है तो उसे फ़ौरन भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की तो वह दरमियान में से एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब
कोई ताकत उसे नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि हानि पहुंचाने वाला नहीं था, इसलिए उससे और अधिक जबरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी सारा काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले संज्ञाहीन जड़वत विशन सिंह के हलक से एक आकाशभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि एक आदमी जो 15 सालों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, औंधे मुँह लेटा है। उधर खारदार तारों के बीच हिंदुस्तान था, खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था। इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान, मतलब वो बीच में था, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, बीच में खड़ा था और जो अब औंधे मुँह लेट गया था। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह वहाँ पे पड़ा था। तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के बीच में जो जगह थी ना, जिसका कोई नाम नहीं था, ना वो पाकिस्तान की थी ना हिंदुस्तान की, उस ज़मीन पर वो पड़ा था और जिसका नाम टोबा टेक सिंह था। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब MSD 12 की लगभग सभी कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, बस दूजो कमी रह गई है। अब मैं इसके विश्लेषण और मूल्यांकन वाला पार्ट शुरू करूँगी। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में लास्ट ईयर आए हुए होंगे चैप्टर वाइज, वो मैं आपको करवाऊँगी। तो दीदी कहानी के कुछ हमारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो एक एक करके हम सारे कहानियों को कवर करेंगे। 2022 में आपका जुलाई एंड में आई थिंक पेपर है, तो मैं कोशिश करूँगी कि तब तक आपको सारा इसका मूल्यांकन और विश्लेषण करा दिया जाए।